हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर टॉक। इस वीडियो में हम 27 एंड 28 जनवरी का डेली पीआईबी एनालिसिस देखेंगे, जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एंड स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्रीज के जो डिफरेंट सेक्टर्स में जो वर्क होते हैं उसे कवर करते हैं। ओके, पहला जो हमारा पीआईबी है वो किससे रिलेटेड है? जो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ओके, उन्होंने क्या किया है, अडॉप्ट किया है मैग्नेटो-टेलोरिक सर्वे एंड द डीप सेस्मिक रिफ्लेक्शन सर्वे। ओके, किस लिए किया? फॉर द डीप पेनिट्रेशन जियो फिजिकल टेक्निक्स। इट मींस जो मिनरल एक्सप्लोरेशन करने के लिए, ओके, जो हमारे जो सॉइल पे जो डेप्थ पे, ओके, वहां पर जो मिनरल जो रहते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये जो दो टेक्निक्स है इनका यूज करने वाली है। कौन करने वाली है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, एंड यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात की जा रही है। एक तो मैंने बताया जैसे कि मैग्नेटो-टेलोरिक सर्वे एंड दूसरा जो डीप सिस्मिक रिफ्लेक्शन सर्वे। उसके साथ साथ जो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव जो फ्लैगशिप एक इनिशिएटिव लिया है, इनिशिएटिव जिसको इनिशिएट किया है, दैट इज नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी। ओके, ये एक्चुअली में है क्या? It is an integrated collected data by the GSI and the similar organization to build a repository on the digital medium intelligent multiple user access। इसमें क्या होगा, जितने भी वर्क होंगी, ओके, जीएसआई के एंड उसके जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके जितने भी वर्क होंगे वो एक जगह पे उस डाटा को कलेक्ट किया जाएगा और उस पर शो किया जाएगा। ओके, वो जो जहाँ पर शो किया जाएगा वो क्या है? वो नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी है, जहाँ पर ये सारे डाटाज हमें मिलेंगे। ओके, इट इज एन फॉर ये जो रिपोजिटरी है, ये क्या है? कोलिशन ऑफ ऑल द जियो साइंस डाटा ऑफ द कंट्री involving GSI and another national organizations with the geoscience as a focused activities and the all state directorates of mining and geology। इनके जितने भी वर्क है, एक्सप्लोरेशन है, ओके, जो एक्सप्लोरेशन और जितने भी चीजें हैं वो एक जगह पे मिलेंगी। इसके लिए एक नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी है जहाँ पर ये सारे डाटाज कलेक्ट होंगे। ये एक इनिशिएटिव है जीएसआई द्वारा। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो दूसरी बातें जो हमने अभी डिस्कस की, मैग्नेटो-टेलोरिक सर्वे एंड डाटा सिस्मिक रिफ्लेक्शन सर्वे, तो कि इनको हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि एक्चुअली में होते क्या है एंड इसका सर्वे जो किस तरीके से होता है। ओके, तो सबसे पहले हम मैग्नेटो-टेलोरिक सर्वे के बारे में देखते हैं। ओके, सबसे पहले इसका प्रोग्राम को देख लेते हैं। जो ये प्रोग्राम है इन्होंने जो बनाया है, जो एक इनिशिएटिव लिया है नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी, ये किस तरीके से हेल्पफुल है इंडिया के लिए। ओके, इसको देख लेते हैं। इट इज हेल्पफुल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ डाटा जनरेटेड फ्रॉम द अबव प्रोजेक्ट्स and the interpretation will lead to identification of more areas for the mineral exploration in the country। Okay, and it increase the investment in the mineral exploration will and also robust the pipeline of the prospective mineral blocks for auction, and this is one step towards the गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो ये उसका सिग्निफिकेंस है उस प्रोग्राम का, नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी का। देन उसके अलावा हम इसमें देख लेते हैं जो यहाँ पर सर्वे की बात की जा रही है। सबसे पहला जो मैग्नेटो-टेलोरिक सर्वे है उसका देख लेते हैं क्या है एक्चुअली में ये। जो मैग्नेटो-टेलोरिक है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जियो फिजिकल मेथड है फॉर inferring the earth surface electrical conductivity from measurement of natural geomagnetic and geoelectric field variations in the earth surface। अर्थ सरफेस में जो वेरिएशंस होते हैं, ओके, उसको मेजर करने के लिए ये मैग्नेटो-टेलोरिक सर्वे यूज किया जाता है। एंड इसके कॉमर्शियली यूज देख लेते हैं एक्चुअली में किस किस चीजों के लिए होता है। इंक्लूडेड सच एज हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। जियोथर्मल एक्सप्लोरेशन के लिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के वाले में यूज किया जाता है। माइनिंग एक्सप्लोरेशन के लिए यूज किया जाता है, एज वेल एज हाइड्रोकार्बन एंड द ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो अर्थक्वेक आता है, ओके, उसकी भी जो वेरिएशंस को पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, ये आप याद रखिएगा। इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं अपन कि कैसे ये स्टार्ट हुआ। ओके, जो ये कैसे आया, टेक्निक कैसे इंट्रोड्यूस हुई। ये जो टेक्निक है इंट्रोड्यूस हुई बाय द
Japanese scientist in 1940 with Ben, and then the Russian geophysicist and the French geophysicist Louis Cagniard. So ये तीन साइंटिस्ट मिलके 1940 then 1950 इन्होंने तीन साइंटिस्ट मिलके इसको क्या किया, इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया. And with the advance in the instrumentations, process modeling, MT has become, MT it means magnetotelluric technique, and the MT has become one of the most important tool in the deep earth research. So अर्थ रिसर्च पे जो डीप जो अर्थ को जो रिसर्च करके इन द डीप वे इस मॉडल को यूज किया जाता है. एंड मैग्नेटिक टेलरिक सेंसर रिसीवर एंड द डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक हैव फॉलोड द जनरल ट्रेंड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बिकम लेस एक्सपेंसिव एंड द मोर कैपेबल विद द ईच जनरेशन. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कितना इन्वेस्टिगेट कर सकता है. एक जो अर्थ का जो डेप्थ है, ओके, वहां पर कितने मीटर तक ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है. सो MT मेजरमेंट कैन इन्वेस्टिगेट डेप्थ फ्रॉम अबाउट 300 मीटर डाउन टू the hundreds of kilometer through investigation in the range of 500 meter to 10,000 meter are typically. So ये था पहला सर्वे जो हमने डिस्कस किया मैग्नेटोटेलर के बारे में. फिर जो दूसरा यहाँ पर बात की जा रही है वो की जा रही है रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी के बारे में, जिसका एक दूसरा नाम है यहाँ पर रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी का. इट मींस वही है कि डीप सिस्मिक रिफ्लेक्शन सर्वे, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी के. सो ये करता क्या है इसको देख लेते. जो रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी और सिस्मिक रिफ्लेक्शन इज अ मेथड ऑफ एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स and uses the principle of seismology to estimate the properties of earth surface from the reflected seismic waves. Okay, आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्मोलॉजी के थ्रू अर्थ के जो प्रॉपर्टीज है, सरफेस है, सब सरफेस, उसकी प्रॉपर्टीज को एस्टिमेट, उसके जो अर्थ के जो प्रॉपर्टीज है उसको समझना, ओके, उसका एक्सप्लोर करना, ये इस मेथड से किया जाता है. एंड इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो यूज होता है सिस्मोलॉजी. इसमें सिस्मिक वेव्स जो होता है उसको सेंड किया जाता है डीप इनटू द अर्थ. ओके, देन वहां से जो सिस्मिक वेव जब रिफ्लेक्ट होती है तो वहां से अर्थ का जो प्रॉपर्टीज है, जो सरफेस का जो प्रॉपर्टी है, ओके, अर्थ की जो प्रॉपर्टी है सरफेस की, उसका पता चलता है. इससे एस्टिमेशन पता चलता है प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ सब सरफेस. ओके, देन दिस में जो मेथड रिक्वायर क्या है, किस तरीके से जो सिस्मिक वेव्स को भेजा जाता है, ओके, उसको देख लेते हैं. द मेथड रिक्वायर्स अ कंट्रोल्ड सिस्मिक सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज डायनामाइट और अ टोवेक्स ब्लास्ट, a specialized air gun or a seismic vibrator. Commonly used the trademark name vibrosis. इन सबको एक नॉर्मल नेम से बुलाया जाता है. दैट नेम इज वाइब्रोसिस. एंड ये जो वर्क किस तरीके से करता है, जैसे कि आप जानते हैं सोनार होता है या फिर ये इको लोकेशन होता है, ये सेम उसी की तरीके से रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी भी वर्क करता है. सो ये जो यहाँ पर जो डायनामाइट, टोबैक्स ब्लास्ट और स्पेशलाइज्ड एयर गन और सिस्मिक वाइब्रेटर जो है, इन सबको एक नाम दिया गया, दैट इज वाइब्रोसिस. ओके, एंड टू कंडक्ट अ सर्वे को कंडक्ट करने के लिए एक सेस्मिक वेव होता है जिसको अर्थ में सेंट किया जाता है, सेंट डीप इनटू द अर्थ फ्रॉम द वाइब्रोसिस ट्रक्स. यहाँ पर वाइब्रोसिस का मतलब मैंने आपको बताया, या थ्रू द डायनामाइट और द टोबैक्स और द एयर गन और द सिस्मिक वाइब्रेटर थ्रू क्या किया जाता है, एक वेव सेंड की जाती है हमारे अर्थ के डीप में, ओके, डीप इनटू द अर्थ. देन क्या होता है, एंड ये जो प्रोसेस होता है ये सिमिलर होता है, सिमिलर यूजिंग द साउंड वेव्स फॉर एन अल्ट्रासाउंड. एंड उसके बाद क्या होता है, जो वाइब्रोसिस होता है वो नीचे अर्थ सरफेस के नीचे से टकरा के जब बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो वहां से अर्थ की प्रॉपर्टी को एस्टिमेट करते हैं. ओके, एंड ये जो सेस्मिक सर्वे है, इट इज अ लो इम्पैक्ट मेथड दैट इनेबल्स अ जियो साइंटिस्ट टू इंटरप्रेट द जियोफिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस. तो इससे क्या होता है, जैसे कि बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्ट होती है, देन हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जियो साइंटिस्ट है, वो जियो फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ को इंटरप्रेट करते पाते हैं. ओके, उसके अर्थ सरफेस को इंटरप्रेट कर पाते हैं. तो याद रखिएगा ये सिस्मोलॉजी, जो रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी है उसके बारे में. एंड ये जो दोनों चीज हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है वो इसको यूज करके मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए इसका यूज करने वाली है. ओके, and जब seismic waves are reflected off rock formation recorded by the sensitive microphones on the surface called geophones.
एंड जब वो वेव्स रिफ्लेक्ट होके आती हैं तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है बाय द सेंसिटिव माइक्रोफोन कॉल्ड जियोफोन्स। ओके, वहां से उनको रिफ्लेक्शन का पता चलता है, वहां से वो सुनते हैं। ओके, एंड देन वो जो सरफेस की जो प्रॉपर्टी है, ओके, उसका क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं। ओके, एंड दिस इनेबल द जियो साइंटिस्ट टू गैदर द डाटा टू बिल्ड नॉलेज ऑफ द अंडरलाइंग जियोलॉजी। और इस तरीके से वो डाटा कलेक्ट करके वहां पर जो जियोलॉजी है, जो सरफेस की किस तरीके से जियोग्राफी है, उसको उसको करते हैं, उसको पता करते हैं। देन जो हमारा जो दूसरा पीआईवी है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है फैमिली प्लानिंग 2020 से। ओके, जिसको हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने एड्रेस किया है इवेंट को फैमिली प्लानिंग 2020। तो हम इसमें पहले ये देखेंगे कि जो फैमिली प्लानिंग है वो जो हिस्ट्री कैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया हमारे इंडिया में, उसके बाद हम देखेंगे फैमिली प्लानिंग एक्चुअली में 2020 है क्या, एंड उसके बाद क्या क्या मेजर्स लिए गए फॉर द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, हम पढ़ लेते हैं। जो हिस्ट्री क्या है कि द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1952। तो सबसे पहले जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो लॉन्च हुई थी 1952 में, एंड इसके दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, लोअर फर्टिलिटी रेट, एंड सेकंड वन इज द स्लो population growth as means to push the economic growth. And this program was tied to the 5 year plans of the government, and ये जो प्रोग्राम है इसको टाई किया गया था 5 year प्लान ऑफ गवर्नमेंट के साथ। एंड इस पे बाद में जैसे ये प्रोग्राम आया उसके कुछ सालों बाद इस पे बर्थ कंट्रोल के लिए कुछ मेजर्स लिए गए। ओके, प्रेफर्ड द मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल। ओके, और वो दो मेथड क्या थे, स्टेरिलाइजेशन एंड द आईयूडीएस, इंट्रा यूरिन डिवाइस। इन दो मेथडों से बर्थ कंट्रोल को, लोअर फर्टिलिटी रेट के लिए इसका यहाँ पर ये दो मेथड को मेंशन किया गया और इसको इनिशिएट किया गया। एंड 1970 में जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जीक्यूट किया फोर्स स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम विच लेड टू द पीपल हैविंग एन अवर्जन टू स्टेरिलाइजेशन। अब इस प्रोग्राम के अंदर ढेर सारे कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज लॉन्च की गई एंड इसको प्रमोट किया गया। जो कॉन्ट्रासेप्टिव जिससे लोअर फर्टिलिटी रेट हो, पॉपुलेशन जो ग्रो हो रहा है उसकी कमी हो। ओके, सो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रहा था उसमें भी थोड़ा स्लो हो। ओके, स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ हो, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए ढेर सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स बताए गए इस अंडर स्कीम के कारण। जो पहला कॉन्ट्रासेप्टिव है दैट इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स and the delivery of the OCP at the doorstep by the PM Asha scheme, and the pills are also available free of cost. Then second one is the condoms and free brand Nirod available at the government facilities. Third one contraceptive is the intra-urine contraceptive device, and then a female sterilization, then the male sterilizations, then the emergency contraceptive pills. So ये कुछ initiation लिए गए हमारे गवर्नमेंट द्वारा for the slowing the population growth. Okay, देन उसके बाद अभी हमारी कुछ गवर्नमेंट 2020 में जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, ओके, लॉन्च्ड इन 2000, जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो लॉन्च हुई थी 2000 में, दैट हैज हेल्प्ड इन द रिडक्शन ऑफ द फर्टिलिटी। एंड इसके साथ हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे अभियान चलाए, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं फॉर फैमिली प्लानिंग से। जैसे कि एक स्लोगन था, हम दो हमारे दो, for promoting the two-child norms, and there is also a much awareness through the various media propagating family plannings and need for spacing between children. Okay, so and इन सब चीज़ों के लिए प्रोग्राम चलाए गए for the slow growth populations and the slow growth of fertility rate. देन उसके बाद यहाँ पर फैमिली प्लानिंग 2020 की बात की जा रही है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि फैमिली प्लानिंग 2020 एक्चुअली में है क्या। इट इज एन ग्लोबल पार्टनरशिप that supports the right of a woman and the girls to decide freely for themselves whether, when and how many children they want to have. तो ये था फैमिली प्लानिंग 2020 का मेन विजन। एंड फैमिली प्लानिंग जो 2020 इज एन आउटकम ऑफ द 2012 लंदन समिट ऑन फैमिली प्लानिंग। याद रखिएगा किस तरीके से हम जो फैमिली प्लानिंग आया तो कैसे आया, इज एन आउटकम ऑफ द 2012 में जो लंदन समिट हुआ था ऑन फैमिली प्लानिंग, उससे आया। एंड इंडिया इज अ सिग्नेटरी बॉडी टू फैमिली प्लानिंग 2020। याद रखिएगा भी इंडिया सिग्नेटरी बॉडी है उसकी। एंड इस फैमिली प्लानिंग 2020 के साथ कुछ न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस जो कि बताए गए, जैसे कि अभी जो करंट में चल रहा है, करंट बास्केट ऑफ चॉइसेस दैट्स बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड अ न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव सच एज अ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव और
POP pills. POP means progesterone and only pills. Okay. एंड जो इंडिया का जो विजन है, इंडिया का जो फैमिली प्लानिंग 2020 का जो विजन है, क्या है? एम टू ड्राइव एक्सेस, चॉइस एंड क्वालिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज सिंस द फर्स्ट मेकिंग एंड फैमिली प्लानिंग 2020 कमिटमेंट इन दी 2012, and India has continued to suffer to expand range and reach of contraceptive options through rolling out a new contraceptive and other services. Okay. देन उसके बाद यहाँ पर जो RMNH+A के बारे में बात की जा रही है। सो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच एक्चुअली में लाया गया नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा लाया गया था ये अप्रोच, लेकिन इस अप्रोच को उसके साथ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के साथ जोड़ा गया, क्योंकि इस पुश करने के लिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को पुश करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, ओके, उनके जो न्यूट्रिशनल लेवल है एंड जो उनकी हेल्थ है उनको भी अच्छे से रखने के लिए RMNCHA को अप्रोच को यूज किया गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए। सो यहाँ पर जो RMNCHA अप्रोच है ये एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। RMNCH का मतलब है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोलेसेंस हेल्थ। ओके, एंड ये किस लिए है? इट इज एन हेल्पफुल फॉर इम्प्रूविंग द मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड देयर सर्वाइवल एट द सेंट्रल टू द अचीवमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ गोल अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो गोल है, ओके, नेशनल हेल्थ गोल, उसको अचीव करने के लिए RMNCH लाया गया। और ये जो अप्रोच है ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में भी जोड़ी गई इस अप्रोच को। ओके, एंड जो हमारा SDG का जो गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, ठीक है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें जो तीसरा नंबर है वो क्या है? ऑल्सो इंक्लूड द फोकस ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल न्यूबॉर्न एंड द चाइल्ड मोर्टेलिटी। एंड जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कॉल टू एक्शन सबमिट किया था 2013 में, फरवरी 2013 में द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया। फिर ओके, वहां पर जो सबमिट हुआ था उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उन्होंने लॉन्च किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ न्यूबॉर्न चाइल्ड प्लस एडोलेसेंट, ये मतलब RMCH को लॉन्च किया था। क्यों? टू इन्फ्लुएंस द की इंटरवेंशंस ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल एंड द चाइल्ड मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी रेट। इसके की फीचर्स देख लेते हैं, इसकी जो अप्रोच की क्या स्ट्रेटेजी है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो इसकी अप्रोच की स्ट्रेटेजी है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड रेफरल ट्रांसपोर्ट मेजर्स। ओके, हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको सुधारना, एंड देन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशंस फॉर वेरियस लाइफस्टाइल स्टेजेस, उसके बाद इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय एंड प्रायोरिटाइजिंग दी एंड जियोग्राफिकल एरियाज बेस्ड ऑन एविडेंसेस, उसके बाद इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी थ्रू गुड गवर्नेंस, यूज ऑफ अवेलेबल डाटा, देन दी डोर टू डोर वहाँ पर जो PM आशा स्कीम का जो वर्क है, डोर टू डोर करके जो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया है, डोर टू डोर OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को पहुँचाना, एंड इट इज़ फ्री फॉर द इंडियन सिटीजन्स। देन उसके बाद लास्ट में है द ब्रॉड बेस्ड कोलैबोरेशन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट पार्टनर्स, सिविल सोसाइटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ये कुछ इसकी स्ट्रैटेजी है RMNCH की, एंड ये किस तरीके से आया हमने डिस्कस किया कि जो कॉल टू एक्शन सबमिट हुआ था 2013 में, वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया, और ये किसके अंडर है? अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन फॉर अचीविंग द नेशनल हेल्थ गोल। एंड ये जो RMNCH अप्रोच है इसको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट किया गया, एंड कोलैब करके किस तरीके से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को और प्रमोट किया जाए, लोगों तक किस तरीके से अवेयर रखा जाए। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर फैमिली प्लानिंग 2020 के बारे में बात की, जिसमें इंडिया एक सिग्नेटरी बॉडी है, उसमें कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस थी। ओके, और देन यहाँ पर हमने फैमिली प्लानिंग का हिस्ट्री देखा, किस तरीके से फैमिली प्लानिंग आई। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट जो PIB है हमारा, वो किससे रिलेटेड है? MSP ऑफ कोपरा फॉर 2021 सेशन। सो कोपरा जो कि एक ड्राइड मीट और कर्नल ऑफ द कोकोनट के फ्रूट है, ओके, जहाँ से ऑयल निकाला जाता है। सो एक कोपरा के लिए MSP हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है 2021 के लिए तय कर दी है, मतलब इसके लिए डिसाइड हो गया कि कितनी MSP होगी कोपरा की इस साल की। सो यहाँ पर जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, जो किसके द्वारा चेयर की जाती है? प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसका अप्रूवल दे दिया है। सो अप्रूवल देने के पहले याद रखिएगा कि जो अप्रूवल है वो किसके बेस्ड में होता है? MSP कौन डिसाइड करता है किसी भी प्रोडक्ट का? याद रखिएगा,
हमारी जो इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसकी एमएसपी जो होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है, वो रिकमेंडेशन किसको द्वारा होती है, जो कितनी एमएसपी होनी चाहिए, वो होती है रिकमेंडेशन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी द्वारा पहले वो एमएसपी डिसाइड होती है। देन डिसाइड होने के बाद कमेटी के पास जाती है, कैबिनेट कमेटी के पास, देन उसको ये अप्रूव करते हैं। ओके, तो याद रखिएगा रिकमेंडेशन किसके द्वारा होती है, बाय द सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड द प्राइसेस। और जो ये इस साल जो 2021 के लिए है, जो एमएसपी जो कोपरा जो हुई है, कोपरा प्रोडक्ट के लिए, ये क्या करेगा, इट एश्योर्स अ मिनिमम 50% मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोग्रेसिव स्टेप टुवर्ड्स द डबलिंग द फार्मर इनकम बाय द 2022। यहाँ पर जो कोपरा की बात की जा रही है, एक्चुअली में कोपरा है क्या, हम इसके बारे में जो डिस्कस कर लेते हैं। कोपरा क्या है, कोपरा एक ड्राई मीट और कर्नल ऑफ द कोकोनट विच इज द फ्रूट ऑफ कोकोनट पाम। सो कोकोनट का जो ऐसा कहें कि जो जैसे आप नारियल लेते हैं तो नारियल का ऊपर का जो होता है, जो छिलके होते हैं, उसको निकालने के बाद जो अंदर का जो मेन नारियल होता है, ओके, उसको कहते हैं कोपरा। ओके, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, आप इमेज देख सकते हैं कोपरा की। एंड उससे क्या होता है, उससे कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द कोपरा। ओके, और उधर से कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी फॉर मैनी कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। एंड उसको जैसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो चीज बचती है उस नारियल को, जैसे नारियल हो गया, उससे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिए, जैसे ही ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो चीज बचती है उसको खिलाया जाता है लाइव स्टॉक को, विच मेनली यूज्ड एज अ फीड फॉर लाइव स्टॉक। Okay, and copra meal is used as a fodder for horses and the cattle, and it has high oil and protein level are fattened for the stock, and the protein in copra meal has been heat treated and provide a source of high quality of proteins for cattle, sheep, deer, because it does not break down in the rumen। rumen के जब ब्रेक डाउन नहीं होता उसके कारण इसमें बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है, जो एज अ फॉडर यूज किया जाता है फॉर दी हॉर्सेस, कैटल्स, शिप, डियर एक्सेट्रा। सो ये था कोपरा के बारे में। आप कोपरा की इमेज देख सकते हैं गूगल से, एक्चुअली में होता क्या है। ओके, नारियल के अंदर के जो बचा हुआ भाग होता है, जैसे आप छिलका निकालते हैं तो जो नारियल होता है, नारियल को एक कोपरा कहते हैं जो अंदर रहता है। यहाँ पर उसकी बात की जा रही कोपरा की। देन उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा जो PIB है, वो है एक MOU साइन हुआ है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और निशंकन क्वालिटी एवोल्यूशन सेंटर, जो कि कहाँ है, जापान में है। सो जो निशंकन क्वालिटी एवोल्यूशन सेंटर जापान, दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है। किस लिए हुआ है, टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल अपैरल टू जापानीज मार्केट। सो जापान के मार्केट में जो टेक्सटाइल है, हमारी जो अपैरल्स हैं, टेक्सटाइल को बूस्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट सेक्टर को, टेक्सटाइल सेक्टर के को बूस्ट करने के लिए ये MOU साइन की गई है। ओके, एंड यहाँ पर इस जो MOU जो साइन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड अ रिक्वायर्ड सपोर्ट टू टेक्सटाइल ट्रेड एंड इंडस्ट्री फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी। ओके, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ चाइनीज बायर्स, जैसे कि जापानीज बायर्स, जापानीज जो टेक्सटाइल चीजें जो खरीद रहे हैं, उसकी क्वालिटी को और सुधारने के लिए और टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर MOU साइन की गई है जापान और इंडिया के बीच। एंड ये जो अब दोनों जो देश हैं, जापान एंड इंडिया, वो दोनों वर्क करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर पे, थ्रू टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, कंफर्मिटी असेसमेंट, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसीज। सो इन सब चीज़ों में वर्क करके टेक्सटाइल सेक्टर्स को और ज़्यादा सुधारेंगे और जिससे एक्सपोर्ट सेक्टर इंडिया का बहुत ज़्यादा सुधरेगा। सो एक्सपोर्ट सेक्टर को सुधारने के लिए यहाँ पर एक MOU साइन की गई है। एंड यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि MOU विल स्ट्रेंथन द बायलैटरल ट्रेड बाय एनहांसिंग द इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल अपैरल टू जापान। जापान में भेजने के लिए जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको ये इस तरीके से इंडिया और जापान के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा। याद रखिएगा, जापान वाज द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर द टेक्सटाइल अपैरल्स एंड द प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। ओके, एंड द MOU will formalize the mutual interaction, strengthen the relationship in accordance with the respective areas of specializations. So ये कुछ चीजें थी। एंड इसमें क्या होगा, अब जो जापान और इंडिया है,
जो टेक्सटाइल सेक्टर को अब दोनों वर्क करके और ज़्यादा बूस्ट करेंगे, देन एक्सपोर्ट सेक्टर को सुधारेंगे टेक्सटाइल के। तो इसलिए क्या होगा, दोनों जो इंस्टीट्यूशंस है वो जो दो इंस्टीट्यूशंस है, एक इंस्टीट्यूशन हमारी जो इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन है ओके टेक्सटाइल कमेटी जो है, और जो जापान की जो है निशंकन क्वालिटी एवोल्यूशन सेंटर, सो ये क्या करेंगे, ये दोनों मिलके अपना जो एक डाटा है वो शेयर करेंगे दूसरे के साथ, देन उसमें कुछ चीजें सुधारी जाएंगी और किस तरीके से प्रमोट की जाएंगी। तो ये यहाँ पर है कि बोथ द इंस्टीट्यूशंस हैव एग्रीड टू शेयर एंड एक्सचेंज द रेलेवेंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन ऑन द रेगुलर बेसिस। अब यहाँ पर टेक्सटाइल कमेटी के बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। So Textile Committee was established in the year 1963 by an act of parliament, and it is a statutory body under the Ministry of Textile, and it ensures the quality of all textile and textile products for domestic and the exports market. So ये है Textile Committee के बारे में। Then याद रखिए Textile Committee is the only body providing for all quality related needs to the entire textile value chain, and is in an integrated format on a pan-India basis through its network of 28 offices across the country and the 19 state-of-art laboratories under a relevant national and international standards. ओके देन उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी जो जिसके साथ MOU साइन की गई उसके बारे में देख लेते हैं। जो निशंकन क्वालिटी एवोल्यूशन सेंटर जो जापान में है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इट इज एन वन ऑफ द लीडिंग टेस्ट इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है, जो यहाँ पर इंस्पेक्शन करती है, टेस्टिंग करती है। ओके सो ये कहाँ पे लोकेटेड है, इन जापान, एस्टेब्लिश्ड इन द 1948 एंड प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एंड रेंडरिंग वैल्यूएबल सर्विस टू द टेक्सटाइल ट्रेड्स एंड इंडस्ट्री इन द जापान एंड 7 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया एंड इंडिया। ओके अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी PIB है वो है इंडिया साइन ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एजेंसी के साथ इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, क्योंकि फॉर द टू स्ट्रेंथन द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन एंड एनहांस द ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी। सो यहाँ पर जो MOU जो साइन हुई है ओके जो एक पार्टनरशिप जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ इसलिए हुआ है फॉर द स्ट्रेंथन द म्यूचुअल ट्रस्ट कोऑपरेशन, एनहांस द ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी एंड द स्टेबिलिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक चीज है कि जो IEA एक्चुअली में है क्या, जो एजेंसी है एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो IEA है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो विच वर्क्स टू इंश्योर रिलायबल, अफोर्डेबल एंड द क्लीन एनर्जी। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, इट वाज एस्टैब्लिश इन द वेक ऑफ 1973 आफ्टर ऑयल क्राइसिस। जो ऑयल क्राइसिस हुआ था 1973 में, उसके बाद 1974 में इसको सेटअप किया गया था। ओके आफ्टर द ओपेक कार्टेल हैज शॉक्ड द वर्ल्ड, जब ओपेक का जो ऑयल क्राइसिस हुआ था ओके उसके बाद इसको 1974 में इसे सेटअप किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। एंड याद रखिए कि एनुअली एक रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है, रिलीज करता है, उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो IEA एनुअली करता है। एंड याद रखिए इंडिया बिकेम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द IEA इन 2017 और 2017 में इंडिया इसका मेंबर बना है। एंड मैक्सिको बिकम द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 30 मेंबर country in the February 2018 and its first member in the Latin America से जो मैक्सिको है वो पहला कंट्री बना हुआ लैटिन अमेरिका से। इसका एक इसको क्या है, इसका जो एसोसिएट मेंबर है। सो इंडिया जो मैक्सिको है वो लैटिन अमेरिका का जो भाग है उसमें से जो मैक्सिको है वो इसका भाग है, जो इसका पार्ट है, इसका एसोसिएट मेंबर है। ओके मैक्सिको है। देन इसका मिशन देख लेते हैं। इसका मिशन क्या है, IEA का टू इंश्योर रिलायबल, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज एंड बियॉन्ड। एंड इसका जो मिशन है, इट्स मिशन गाइडेड बाय द 4 मेन एरियाज ऑफ फोकस। और इसका जो मिशन है वो 4 मेन एरियाज में फोकस करना है। दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड द एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। अब इसका कंपोजिशन एंड एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन सा कंट्री है जो इस पे इसका जो मेंबर बन सकता है। देखिए प्रेजेंट में भी 30 मेंबर और जो लास्ट मेंबर बना है वो बना है कौन सा, अभी हमने डिस्कस किया मैक्सिको, जो कि लैटिन अमेरिका में मैक्सिको आता है। एंड वो है आखिरी लास्ट मेंबर 30 मेंबर्स। और अभी प्रेजेंट में इसके 30 मेंबर्स हैं। एंड उनमें से IEA फैमिली ऑल्सो इंक्लूडेड 8 एसोसिएशन कंट्रीज। उसके साथ IEA ऑल्सो इंक्लूडेड द
8 एसोसिएशन कंट्रीज। एंड याद रखिए इसकी मेंबरशिप लेने के लिए अ कंट्री मस्ट बी अ मेंबर ऑफ OECD। याद रखिए जो OECD का मेंबर होना इसके लिए बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ पर OECD का मेंबर होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी अगर कंट्री OECD की मेंबर है तो वो इस IEA में इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उस पे ये भाग ले सकती है, इसका एक मेंबर बन सकती है। लेकिन उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्या है कि वो OECD की मेंबर होनी चाहिए। बट याद रखिए कि सारी OECD है, ओके, जो सारी जो OECD की मेंबर्स हैं और नॉट IEA मेंबर्स। ओके, अगर जितने भी OECD में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स IEA के मेंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि पहले उनको उसके लिए कुछ और भी एलिजिबिलिटी है। सिर्फ एक एलिजिबिलिटी नहीं है कि सिर्फ OECD का कोई भी कंट्री अगर OECD की मेंबर है तो वो IEA की मेंबर बन सकती है, नहीं, उसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स है जिसे हम डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू वो IEA के मेंबर बन सकती है। तो याद रखिएगा सारी OECD की मेंबर और नॉट द मेंबर ऑफ IEA। और भी कुछ अदर पॉइंट्स है वो देख लेते हैं क्या क्या और एलिजिबिलिटी है जिससे कोई भी कंट्री IEA की मेंबरशिप ले सकती है, वो क्या क्या है। Crude oil of product reserve equivalent to 90 days of the previous year net imports and to which the government had immediate access and could be used to address the disruption to the global supply. A demand restraint program to reduce national oil consumption up to 10%. Then third one is a legislation and organization to operate the coordinate emergency response measures on a national basis. Legislation and measure to ensure that all companies under its jurisdiction report information upon request, and measures in place to ensure the capability of contributing in share to the IAE। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको ये कुछ पॉइंट्स याद नहीं रखने, बस आपको याद रखना कि OECD एक मेन रोल प्ले कर रहा है मेंबरशिप के लिए। ओके, उसका ये कुछ पॉइंट्स है, आप इसे नोट कर सकते हैं और मेमोराइज कर सकते हैं। एंड हम रिपोर्ट्स की बात करें तो मैं सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर कवर कर दिया हूँ कि कितने रिपोर्ट्स जो IAEI रिलीज करती है। तो सबसे पहली रिपोर्ट है ग्लोबल एनर्जी एंड दी CO2 स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। तो ये 4 रिपोर्ट्स हैं जो IAEI रिलीज करती है। ओके, एंड यहाँ पर IAEI के बारे में हमने पूरे तरीके से पढ़ा। देन उसका नेक्स्ट जो हमारा जो PIB है वो है गार्लैंडिंग दी सेरेमनी स्टैचू ऑफ द भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ओके, तो गोविंद वल्लभ पंत के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्या है हम। वो एक्चुअली में उन्होंने फ्रीडम टाइम पे जो हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने बहुत सारा वर्क किया था। सो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी is the premier of United Province and the first chief minister of the Uttar Pradesh. Okay, and also became the Union Home Minister and received the highest civilian award for public services, Bharat Ratna, in 1957. ओके, 1957 में भारत रत्न मिला। उन्हें क्यों मिला भारत रत्न, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एंड सबसे पहले देख लेते हैं कि उन्होंने कुछ चीजें वर्क की थी उत्तर प्रदेश में। जैसे उन्होंने एज ही बिकेम द फर्स्ट CM ऑफ उत्तर प्रदेश and with the leading policy priorities like abolishing the जमींदारी सिस्टम को उन्होंने उत्तर प्रदेश से हटाया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वुमेन राइट्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, safeguarding the livelihood of the most vulnerable groups, and he later also shouldered the responsibility as a Union Home Minister, focusing on the democratic empowerment of the Indian citizens. So इन सब वर्क के लिए उन्हें पब्लिक सर्विस वर्क के लिए उन्हें भारत रत्न दिया गया। एंड ही वॉज बॉर्न इन दी अल्मोरा जो कि उत्तराखंड में है, ग्रेजुएटेड एज अ BLLB फ्रॉम दी म्यूरियर कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सो ये था गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। देन हमारा जो नेक्स्ट PIB है वो रिलेटेड है, एक ग्रांट दिया गया है। मतलब ग्रांट का मतलब यहाँ पर होता है एक एडिशनल अमाउंट ऑफ 12,351 करोड़ रिलीज्ड फॉर द रूरल लोकल बॉडीज मतलब पंचायत के लिए, उनके लिए एक 12,350 करोड़ रुपए का अमाउंट रिलीज हुआ है। ये अमाउंट रिलीज कौन किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्होंने एक अमाउंट रिलीज किया है। ओके, एंड याद रखिए जो अमाउंट है, जो ग्रांट है, ये रिलीज किसके द्वारा हुआ है? एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द 50 फाइनेंस कमीशन। 50 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन द्वारा ये जो अमाउंट है ये रिलीज किया गया है टू क्रिएट अ कम्युनिटी एसेट एंड इम्प्रूव द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द RLBs। RLB मतलब रूरल लोकल बॉडीज को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। एंड जो ग्रांट है
This grant are provided all three tiers of Panchayati Raj. Okay, and these three tiers are village, block, and districts to enable the pooling of resources across village and blocks. ओके एंड जो यहाँ पर जो 50th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने दो चीज रिकमेंड की थी फॉर टू टाइप्स ऑफ ग्रांट रिकमेंड किए हैं टू दी आरएलबीज. ओके, टू टाइप्स के ग्रांट रिकमेंड किए हैं आरएलबीज के लिए. फर्स्ट है बेसिक ग्रांट एंड सेकंड वन इज अ टाइड ग्रांट्स. ओके, ये दोनों क्या होते हैं इसको देखते हैं. जो बेसिक ग्रांट होता है आर द यूनाइटेड एंड कैन बी यूज्ड बाय द लोकल बॉडीज फॉर लोकेशन स्पेसिफिक felt need except for salary and other establishment of expenditure. इसके लिए होता है एक बेसिक ग्रांट. ओके, जो टाइड ग्रांट होता है वो होता है अगर टाइड ग्रांट अगर इशू करती है आरएलबी को, अगर 15 फाइनेंस कमीशन अगर रिकमेंडेशन द्वारा अगर टाइड ग्रांट अगर आरएलबीज को इशू होती है, ओके, तो वो कहाँ पे लगती है, वो पैसे कहाँ लगते हैं. टाइड ग्रांट्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस बेसिक सर्विसेज सच एज sanitation, maintenance of the open defecation free status, supply of drinking water, rain water harvesting, water recycling. इसके लिए यूज होता है. तो यहाँ पर ग्रांट निकाला गया है. ओके, यहाँ पर दो ग्रांट के बारे में याद रखिएगा और इसको रिकमेंडेशन कौन देती है. यहाँ पर बेसिक एंड टाइड ग्रांट्स क्या होते हैं इसके बारे में आप याद रखिएगा. एंड यहाँ पर जो रिकमेंड करती है 50th फाइनेंस कमीशन उसके बारे में याद रखिएगा. और जो मैं एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर ग्रांट का मतलब क्या होता है. ग्रांट का मतलब होता है एक एडिशनल अमाउंट दिया जाता है. यहाँ पर आरएलबीज के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मैं आरएलबी का एग्जांपल दे रहा हूँ. किसी और चीजों में भी स्टेट को एडिशनल अमाउंट मिलते हैं, बट यहाँ पर आरएलबीज के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर रूरल लोकल बॉडीज को यहाँ पर एडिशनल अमाउंट दिया जा रहा है. ओके, एंड जो एडिशनल अमाउंट जो दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, फंड एलोकेटेड बाय द सेंटर द्वारा दिया जाता है. एंड यहाँ पर जो सेंटर द्वारा जो अमाउंट दिया जाता है, ये जैसे कि मान लीजिए कोई स्कीम है, जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लाइक स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन, सो इन सब के लिए ये ग्रांट दिया जाता है. सो ये एडिशनल दिया जाता है. जैसे कि अगर हमारे सेंट्रल द्वारा अगर जल जीवन मिशन निकाला गया तो वह अमाउंट पूरे स्टेट में बटेगा, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, ओके, एक्स्ट्रा अमाउंट को ग्रांट कहते हैं. ओके, जो एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट किसी भी चीज को दिया जाए उसको कहते हैं ग्रांट कहा जाता है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पीआईबी है वो रिलेटेड है एनआईसीएसआई से, जिन्होंने सेलिब्रेट किया है सिल्वर जुबली ऑन 28 जनवरी 2021. एंड उसमें जो आईटी मिनिस्टर है हमारे श्री रवि शंकर प्रसाद जी, वो चीफ गेस्ट एट दिस इवेंट. ओके, सो यहाँ पर जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में देख लेते हैं क्या है. ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड, ये एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है. एंड किसके अंडर आता है, अंडर दी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. ओके, अंडर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अंदर आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड उन्होंने सेलिब्रेट किया सिल्वर जुबली. एंड जो सेलिब्रेशन हुआ उसके साथ उन्होंने ई गवर्नेंस के लिए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए कुछ चीजें लॉन्च की गई हैं. सो क्या क्या चीजें लॉन्च की उसको देख लेते हैं. तो मिनिस्टर्स विल लॉन्च तेजस, एक तेजस लॉन्च किया गया. तेजस क्या है, यहाँ पर एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल है जो that extract a critical information from the data to make it meaningful information of the policy decisions, improving the efficiency in the government services and the citizenship delivery. उसका सेकंड चीज क्या लॉन्च किया, ई ऑक्शन इंडिया. ओके, to cater to electronic forward or a reverse auction requirement of the government organization serving online 24/7. उसका थर्ड चीज क्या है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल. ये क्या है, एक वर्चुअल environment of provisioned cell empower employees have access routine applications like e-office, calendar, mail, other departmental applications, communicating across through the VC, ensuring safety during the pandemic. तो कहीं से भी वर्क कर सकते हैं. उसके लिए ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल स्टार्ट किया गया है. एंड ये एम्प्लॉयज को एम्पावर करेगा कहीं से भी वर्क कर सकते हैं विद मेंटेनिंग ऑफ सोशल डिस्टेंस एंड वर्क इंश्योरेंस फ्रॉम द एनीवेयर, कहीं से भी वर्क के साथ साथ. एंड उनको इसके साथ उनके डेली रूटीन की चीजें उसमें भेजी जाएगी, जैसे ई ऑफिस, कैलेंडर, मेल, अदर डिपार्टमेंटल एप्लीकेशंस. ओके, एंड नेक्स्ट जो चीज लॉन्च की गई है वो है NIC प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. एंड इट इज फॉर द इंटरनेशनल ऑफरिंग टू ऑगमेंट द डिजिटल इंडिया ब्रांडिंग थ्रू प्रमोशन ऑफ प्रोडक्टाइज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एट द ग्लोबल लेवल. सो हमारा जो डिजिटल इंडिया जो मिशन है उस पे
उसको एम्पावर करने के लिए एनआईसी प्रोडक्ट फोलियो को लॉन्च किया गया है। ओके, इसकी हिस्ट्री हम रीड कर लेते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री इसकी एक्चुअली में क्या क्या है। सो जो एनआईसीएसआई है वो उसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 1995 में। ओके, एंड ये पहले वर्क कर रही थी आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, उसके साथ उन्होंने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की एंड उसके बाद उन्होंने प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन टू द आईटी सेक्टर एंड आईटी सेक्टर फॉर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट फॉर सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। देन उसके बाद एनआईसीआई ने अपनी जो सर्विसेज हैं उसको इंटरनेशनल लेवल में बढ़ाई। उसके बाद उन्होंने सर्विसेज को एक्सपेंड किया एंड बाद में उन्होंने विद अ फुटप्रिंट इन द मेजॉरिटी ऑफ ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, NICI is a successful sustaining and progressing forward and in its vision and mission in suffixes to socio-economic development। और इस तरीके से वो अपनी चीज़ों को एक्सपेंड करने लगी एंड धीरे धीरे से वो एक सक्सेसफुल सस्टेनिंग एंड प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड एंड उनके जो विजन था उसको वर्क करने लगे। जिस तरीके से NICI इस तरीके से वर्क करते करते इतने ऊपर आ चुकी है। एंड इसका जो कोर सेक्टर है, कोर सर्विसेज क्या है NICSI के, ये क्या है? इट इंक्लूड आईटी कंसल्टेंसी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डाटा एनालिटिक्स, प्रोडक्टिवाइजेशन, इंटरनेशनल प्रमोशन, क्लाउड सर्विसेज, ICT projects on a human resource rollout training. Some of these extended to the office transport, e-hospital, e-presence, e-courts। इन सब चीज़ों के लिए NICI जाना जाता है, NICSI। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो PIB है वो है प्रगति इंटरेक्शन से। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने चेयर किया 35th प्रगति इंटरेक्शंस। यहाँ पर प्रगति एक्चुअली में क्या, इसके बारे में देखते हैं प्रगति है क्या। और इस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने इसका चेयर किया है, मीटिंग किया है ऑफ 35th एडिशन प्रगति। एंड प्रगति क्या है? एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड द टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्विंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो ये है प्रगति। एंड ये होता है, ये कब कब होता है? इट हेल्ड once every month on 4th Wednesday। ओके, ऑल्सो नोन एज द प्रगति डे। ओके, हर महीने होता है ये। अब यहाँ पर प्रगति के बारे में देख लेते हैं। इट इज अ प्लेटफॉर्म विच इनेबल द प्राइम मिनिस्टर टू डिस्कस द इशू विद कंसर्न सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट विद फुल इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट विजुअल ऑफ द ग्राउंड लेवल सिचुएशन। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में जो भी इशूज हैं, सेंट्रल स्टेट के जो इशूज हैं उसके डिस्कस करते हैं इस इंटरेक्शन में। और ये इंटरेक्शन हर मंथ के 4th वेडनेसडे को होता है, ऑन एवरी मंथ ऑन 4th वेडनेसडे को होता है, इसलिए उसको प्रगति डे भी कहा जाता है और वंस एवरी मंथ ऑन 4th वेडनेसडे भी कहा जाता है। ये लॉन्च कब किया गया था? इट वाज लॉन्च्ड इन 2015, designed by the PMO, designed by the Prime Minister Office team with the help of National Informatics Center। And it is a 3-tier system। 3-tier system है इसमें, जो PMO है, then Union Government Secretaries हैं and the Chief Secretaries of the State है। And इसके 3 ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? ग्रीवेंसेस रिडक्शन, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। ओके, एंड जो ये प्रगति प्लेटफॉर्म है ये 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बंडल्स है। दिस इज अ प्लेटफॉर्म यूनिकली बंडल्स ऑफ 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी such as digital data management, first one, second one is a video conferencing, third one is a geospatial technology, and it promotes a cooperative federalism। okay, it promote a cooperative federalism। इसको आप एक अच्छे तरीके से एग्जांपल दे सकते हैं cooperative federalism का, या फिर इंटर स्टेट रिलेशन के बीच का भी एक अच्छा एग्जांपल है। it is an innovative project in the e-governance or a good governance, and it is a robust system for bring a e-transparency or e-accountability with the means electronic transparency or electronic accountability with the real-time presence and the exchange among the stakeholders। okay, and the direct interaction of the PM with the state secretaries without involving the political executives of the state is undermining the state political executives। okay, and it is leading to the concentration of the power in a extra constitutional office of PM। so ये था important सारी PIVs जो हमने कवर की। एंड इसके साथ अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डेली PIV एनालिसिस चाहिए तो सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड
इसके साथ साथ अगर आपको कुछ चीज़ में प्रॉब्लम है अथवा कुछ चीज़ टॉपिक समझ में आता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू।